हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्येंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम समझने वाले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा बेहतरीन है। आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है डेमोक्रेसी, इसी इसी चैप्टर की पहली वीडियो। वो वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज हम समझते हैं। देखो, हमने पीछे टॉपिक जो खत्म किया था वो ये किया था कि डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन ये थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर रूलर्स को पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम है डेफिनेशन में। वो ये प्रॉब्लम है, देखो, हमें डेफिनेशन को खरोदना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले जो लिखा हुआ है द रूलर्स, इसका क्या मतलब है? क्या रूलर वो है जो ऑफिशियल, यानी कि गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल लोग जिनको हमें इलेक्ट करना है, क्या रूलर वही होते हैं? या फिर क्या डिसीजन जो है वो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल भी ले सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर? कई बार क्या होता है, आपने चुना ए को लेकिन डिसीजन ले रहा है बी, तो इसे डेमोक्रेसी कैसे बोल देंगे फिर? हमें जिन लोगों को चुना है, डिसीजन उन्हें लेना चाहिए ना। लेकिन ये इसलिए इसको समझना जरूरी है। इलेक्शन को वर्ड लिखा हुआ है, इलेक्टेड लिखा होता है ना। इलेक्टेड का मतलब कि इलेक्शन होने चाहिए। क्या इलेक्शन कैसे होने चाहिए? क्या यहाँ पर इलेक्शन में दो ही पार्टी चाहिए, या एक पार्टी चाहिए, या दो पार्टी चाहिए? या फिर क्या इलेक्शन डर्टी, इलेक्शन में क्या फ्रॉड हो सकता है? ये तो हम देखते ही नहीं है। कई बार इलेक्शन करवा लिया, इलेक्शन हो रहा है लेकिन फ्रॉड से हो रहा है। तो फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप झूठे वोट दिलवा रहे हो और आप पावर में आ गए हो। ठीक है। उसके बाद द पीपल। पीपल पीपल में अब कौन आएगा? कौन इलेक्ट कर सकता है लोगों को? कौन चुनेगा? क्या पीपल होना चाहिए, मतलब क्या सभी के पास इक्वल बेसिस पे राइट होना चाहिए चुनने का? क्या सारे लोग वोट डाल सकते हैं, या फिर जो 18 साल से ऊपर होगा वही वोट डालेगा? ये भी सवाल है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि भाई जिसको हमने चुना वही, वो लोग सिटीजन की राइट्स को रेस्पेक्ट करे? क्या गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए? या फिर गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो गवर्नमेंट है वो जैसा चाहे डेमोक्रेसी बना दे कंट्री के अंदर? कई बार क्या होता है, तानाशाही रहती है, गवर्नमेंट ऐसी होगी, मिलिट्री वाली गवर्नमेंट आ गई, वो सिटीजन की राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उसके बाद अनलिमिटेड पावर आ गई। तो ये सब बड़े सारे सवाल उठते हैं कि भाई इसमें चार 10 सवाल उड़ गए। रूलर्स, इलेक्शन, पीपल, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये इन चारों के ही फीचर बने हुए हैं। इन चारों से रिलेटेड फीचर है। सबसे पहला क्या था कि जिन लोगों को हमने चुना है, क्या पावर उसी के पास होनी चाहिए? देखो, वही पहला फीचर बन गया, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। ये पहला फीचर है। यानी कि जो जो लोगों को हमने चुना, जो जो मेजर डिसीजन है, क्या वही लोग लेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। वही लोग लेने चाहिए। अगर आपको एक डेमोक्रेसी चाहिए तो जिन लोगों को आपने चुना है, मान लो ए को चुना, तो डिसीजन ए ही ले। उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में बेसिकली एक जनरल परवेश मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री कूप लीड करते थे अक्टूबर 1999 में। उन्होंने क्या करा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस समय, उसको ओवरथ्रो कर दिया, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया। उस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ। ठीक है। और अपने आप को कह दिया कि मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ पूरी कंट्री का, यानी कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही संभालूंगा तुम्हारी कंट्री। यानी कि चलती हुई गवर्नमेंट को बाहर निकाल दिया गया। और अपने आप को बाद में कह दिया कि भाई मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। अपने आप की डेजिग्नेशन क्या दे दी, मैं प्रेसिडेंट हूँ। और 2002 में एक रेफरेंडम करवाया गया, यानी कि रेफरेंडम होता है कि आप हाँ या ना में जवाब दो कि हाँ कितने लोग मानते हैं कि भाई प्रेसिडेंट हूँ। तो रेफरेंडम करवाया गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसको 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। यानी कि 5 साल के लिए वो प्रेसिडेंट बन गया वहां का। उधर पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक एक्टिविटी, इन्होंने कहा कि रेफरेंडम जो है ना, ये जो पास करवाया गया है, ये रेफरेंडम पास जो करवाया गया है वो कैसे करवाया गया है? देखो, एक मिनट रुक जाओ। रेफरेंडम जो पास कराया गया है वो माल प्रैक्टिस के थ्रू करवाया गया। यानी कि इन्होंने क्या करा कि गलत तरीकों से, अनफेयर प्रैक्टिस के, यानी कि अपने मोरल वैल्यू को भूल गए।
अनफेयर प्रैक्टिस को यूज करके रेफरेंडम पास कराया गया। मतलब कि अपने ही बंदों को कह दिया होगा कि भाई देखो, आपको हाँ ही करना है, मैं प्रेसिडेंट तभी बन पाऊंगा ना। सबसे नहीं पूछा, अपने ही बंदों से पूछ लिया गया होगा, और झूठी तरीके से लोगों को राय दे दी। तो फ्रॉड तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट बन गया वहां का जनरल परवेज मुशर्रफ। और अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करा गया था। अगस्त 2002 में, ठीक है, उसमें क्या कहा था? उसने उसने पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया गया। पाकिस्तान के संविधान को बदल ये दिया गया कि प्रेसिडेंट, उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट कहा कि भाई मैं अपने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि नेशनल असेंबली होगी जैसे लोकसभा, प्रोविजन होगी जैसे विधानसभा हमारे यहाँ पर जो है, उसमें जो है द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट जो संभालेगा वो नेशनल सिक्योरिटी कौन से संभालेगी? अपनी मिलिट्री वाले लोग संभालेंगे उसके। जहां पर मिलिट्री ऑफिसर हो गए, उन्होंने ये कह दिया जो चलती हुई पार्लियामेंट है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और अपनी पार्लियामेंट अपने ही बंदे हो गए वहां पर। ये लॉ पास करने की वजह से क्या हुआ, इलेक्शन हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है। यानी कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में आज भी, लेकिन वहां पाकिस्तान की पास पावर, उनके पास नहीं होती। पावर किसके पास होती है? मिलिट्री ऑफिसर के पास। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, उस समय पावर किसके पास थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो यहां से आपको ये समझ में आता है सारा का सारा ये कहानी से कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्योंकि वहां पर पीपल, लोग इलेक्ट तो करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि लोग चुनते हैं रूलर को, लेकिन रूलर चुनते हैं बट दे कैन नॉट टेक फाइनल डिसीजन। ये लिखना है आपको। फाइनल डिसीजन की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी, आर्मी के पास थी। जिसकी वजह से वहां पर डेमोक्रेसी वहां पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अगर जिसको चुना, अगर वही पावर वही डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो फिर हमने चुन के फायदा क्या हुआ? तो पीपल का रूल कैसे हो गया? डेमोक्रेसी में तो जनता का रूल होना चाहिए ना। इसलिए आपका कंक्लूजन लिखना है कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन की जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? जिन लोगों को हमने लोग चुना है, विद दोस इलेक्टेड। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बेसिकली कार्टून है। कार्टून के यहाँ पर देख लो, जैसे कि नीचे आपको दे रखा था सीरिया का। यहाँ पर देखो एक बंदा है नीचे, मिलिट्री वाला बाहर है, बाहर डेमोक्रेसी के खड़ी हुई है लड़ी। उनको ही देखो क्या दिखा रहा है। वो कह रहा है कि नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन ऑल बैथ पार्टी। इज दैट क्लियर? तो ये कह रहा है कि सीरिया एक बहुत ही स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है, वहां पर एक रूलिंग पार्टी है, बाथ पार्टी है वहां पर, एंड सम ऑफ इट्स अलाइज आर ओनली पार्टी। वो कह रहा है कि देखो, सिर्फ सीरिया में क्या होता है कि उनकी अपनी पार्टी है, सिर्फ उन्हीं को अलाउ करा जाता है उनकी कंट्री में, बाकियों को अलाउ ही नहीं करा जाता। तो कह रहा है कि कार्टून क्या चाइना में और मैक्सिको में लग सकता है? ये अभी आपको नहीं समझना है, पहले चाइना और मैक्सिको का नहीं समझना, ये कार्टून अभी आपको नहीं समझना। ठीक है, पहले आप समझना। फिर ये वाला पहले कार्टून देख लो, ये कार्टून क्या कह रहा है। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिकन कंटेक्स्ट में ये कार्टून है। जैसे आप देख रहे हो कि बंदूक चला रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू पाकिस्तान सिचुएशन? क्या ये पाकिस्तान की सिचुएशन अप्लाई कर सकता है? अदर कंट्री में देखो कि कहाँ अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यार। देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना ये वाली, इसका आंसर ये देखो। एक मिनट जरा। ये आप देखो कार्टून को, आप ध्यान से देखो कार्टून क्या कह रहा है। ये जो कार्टून था, यही वो कह रहा था ना कि क्या ये, सबसे पहला क्वेश्चन था कि उसका कि डू यू थिंक इट अप्लाई टू पाकिस्तान सिचुएशन एज वेल, लेटिन अमेरिका का। तो क्या कह रहा है ये कार्टून में पहले दिखा कह रहा है कि एक आर्म्ड फोर्सेस है, जैसे कोई पुलिस हो सकती है, कोई भी, वो क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को कैसे हाईजैक कर सकती है। डेमोक्रेसी को हाईजैक कर दिया, और उसके डेमोक्रेसी कंट्री में कैसे कह रहे हैं, लेकिन फिर गोले चला रहे हैं। तो बिल्कुल एप्लीकेशन पाकिस्तान में एप्लीकेबल हो सकते हैं, बिकॉज नवाज शरीफ ने यही तो करा। जो सॉरी, नवाज शरीफ को हटा दिया गया मिलिट्री को, परवेज मुशर्रफ आ गया वहां पर। जनरल जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने क्या करा, सारा का सारा अपनी पावर अपने पास रख ली। तो उसने भी तो करा, डेमोक्रेसी को अपने कंट्रोल में रख लिया। उसके बाद कह रहा था कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहां अप्लाई होता है, तो इराक में भी अप्लाई हो सकता है, चाइना में भी हो सकता है। वहां पर भी ऐसी डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही। क्या ये क्या हमारी कंट्री में बना सकता है? अगला सवाल इसका ही है।
तो कह रहा है कि हो सकता है इंसिडेंट अगर वॉयलेंस वाले हो रहे हैं, जैसे कि अगर कोई इलेक्शन को, कोई अगर घपलेबाजी हो रही है हमारे कंट्री में, जैसे कि बिहार में ऐसा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, वेस्ट बंगाल में हो चुका है कि आजकल ईवीएम को भी हाईजैक कर सकते हैं। इस वजह से ऐसा भी हमारे कंट्री में हो सकता है। क्लियर हो गया? ये लिखना है। अगला जो हमारा है, देखो अगला हमारा क्या है, ये वाला। अगला हमारा जो है फीचर, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसका बेसिकली मतलब यह है कि इलेक्शन जो होने चाहिए वो फ्री और फेयर होने चाहिए, यानी कि हमें चॉइस मिलनी चाहिए, कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, चॉइस मिलनी चाहिए एक पीपल को कि भाई अगर दो पार्टी है, कम से कम दो पार्टी तो कम से कम होनी चाहिए ना, कम से कम, ताकि चॉइस मिल सके कि क्या मैं इसको सिलेक्ट करूं या इसको सिलेक्ट करूं, ए पार्टी को या बी पार्टी को। और ऐसा ना हो, घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन अच्छे से होना चाहिए। उसका आपको एग्जाम्पल दे रखा है चाइना और मेक्सिको का। देखो चाइना में क्या था, इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते थे, ठीक है, होते हैं भी। उसकी जो पार्लियामेंट है कोंगो रेमनी डाइबो, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। तो नेशनल पीपल कांग्रेस में जो है उसके पास पावर है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की, जिसमें 3,000 मेंबर होते थे। सब मेंबर जो है आर्मी इलेक्ट करती थी, और बिफोर और इलेक्शन होने से पहले कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। यानी कि कोई भी इलेक्शन होगा, कोई भी अगर मतलब इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो पहले ये पार्टी से परमिशन लो। यानी कि किसी को आजादी ही नहीं है अपनी पार्टी बनाने की। सिर्फ वही मेंबर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थे, या फिर उसके साथ जो 8 स्मॉलर पार्टी थी जो उसी के साथ जुड़ी हुई थी, वही जीतती थी, और वही अलाउ होती थी 2002 से 2003 में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती थी, क्योंकि और कोई पार्टी थी ही नहीं, और थी भी तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही पूछ के लेती है। तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस 1930 में जब हुई, अब मैक्सिको के एग्जांपल दे रहा है कि मैक्सिको में 1930 में इंडिपेंडेंस मिली। मैक्सिको में हर हर 6 साल के बाद इलेक्शन होते थे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। कंट्री कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल के नहीं थी, लेकिन अंटिल 2000, एवरी इलेक्शन 2000 तक, 1930 से लेकर 2000 तक, 70 सालों तक, यानी कि इलेक्शन हमेशा कौन जीतती थी? पीआरआई पार्टी, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, बहुत सारे जो ऑपोजिशन पार्टी थी उनको मौका ही नहीं मिलता इलेक्शन लड़ने का, तो पीआरआई ही जीतती थी। लेकिन पीआरआई क्या करती थी, डर्टी ट्रिक को इस्तेमाल करती थी, गंदे तरीके इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। वो क्या करती थी, अपने ही गवर्नमेंट ऑफिस में उनको पार्टी, जैसे होल ऑल दोस हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस के जो लोग थे उनको पार्टी मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ती थी। टीचर और गवर्नमेंट स्कूल को जानबूझ के फोर्स करा जाता था वोट करने के लिए पीआरआई को। मीडिया को इग्नोर कर दिया जाता था, मीडिया उसके खिलाफ बोल नहीं सकती थी। कई बार पोलिंग बूथ को ही शिफ्ट कर दिया जाता था लास्ट मिनट में, जिससे पीपल को वोट देने में मुश्किल होती थी। और पीआरआई जो है बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करती थी कैंडिडेट में कैंपेन के लिए। जैसे कि आपको कार्टून में दिख रहा है ये वाला, जिसमें पैसे की बोरिया है, ये कार्टून क्या है, बिल्डिंग डेमोक्रेसी, और ये लेटिन अमेरिका में पब्लिश हुआ था। इसमें मनी बैग है, मनी बैग दिखा रहा है। तो मनी बैग का मतलब क्या है, क्या ये कार्टून इंडिया में अप्लाई हो सकता है? वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारा पैसा स्पेंड होता है इलेक्शन में। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, कैंपेन करते हैं, और वोट को खरीद लेते हैं, वोट को ही खरीद लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज होती है जिसकी वजह से पार्टी जीत जाती है। तो इसे डेमोक्रेसी फिर नहीं बोलेगी। जहां पर वोटर जो है फ्रीली डिसाइड ही नहीं कर पाता है, वोट वोट ही नहीं कर पाता, तो किस बात की डेमोक्रेसी? इंडिया इज नो एक्सेप्शन, मोस्ट ऑफ आवर लीडर जो है सिटिंग इन पार्लियामेंट ऑफ मिलेनियर। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि इंडिया भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो मिलियनर है, जबकि उनकी सैलरी सिर्फ 50,000 रुपये होगी, लेकिन मिलियनर है वो तो, लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा। और आप देखो यहाँ पर एक एक और यहाँ पर दे रखा था, तो आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर लेते हो। कह रहा है कि ऑल दिस इज सो रिमोट रिमोट फॉर मी, इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट रूलर एंड गवर्नमेंट? आपके मन में सवाल उठा, क्या इसका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ रूलर और गवर्नमेंट ही होता है? कैन वी टॉक अबाउट अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम? क्या डेमोक्रेटिक फैमिली में भी बात हो सकती है, या सिर्फ रूलर गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बात होगी? तो वो कह रहा है कि बिल्कुल हो सकती है। रिमोट का मतलब होता है एक्सेसिबल,
कि मेरे समझ के बाहर है, मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब का नहीं है कोई मेरे मतलब का, वो कह रहा है द गवर्नमेंट आर एंड ऑल एसोसिएटेड एक्टिविटी। एक छोटे बच्चे को ये बातें समझ नहीं आने वाली कि गवर्नमेंट और रूलर के बारे में। तो चाइल्ड चाहता है कि मैं उसको एग्जांपल दूं बहुत ही उसके स्कूल का, उसके क्लासेस का। तो देखो ये स्कूल में भी अप्लाई हो सकता है। अगर उसकी फैमिली या एक बहुत अच्छी फैमिली है, वो क्लासेस को ही लिव्स इन फैमिली और वो क्लास को अटेंड करता है, एंड देयरफॉर ही इज इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी अप्लाइंग इन ऑल प्लेसेस। आपको समझ में आएगा कि ये डेमोक्रेसी जो है वो कह रहा है कि बहुत जगह अप्लाई हो सकती है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कैसे अप्लाई हो सकती है, ये अपने लैंग्वेज में लिख रहा है। इसका आंसर कोई ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम किसे कहेगी? कि जहां पर अच्छे से मैनेजमेंट होती हो, बच्चे शांति से बैठे एक क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा हो, ठीक है, ये अच्छी डेमोक्रेटिक क्लासरूम कहेंगे। टीचर की बात मान रहे सारे लोग। डेमोक्रेटिक फैमिली किसे कहेंगे? कि भाई जहां पर फैमिली में अच्छे से मैनेजमेंट हो रही हो, सारे बच्चे और जो है बच्चे पापा का ध्यान रखने हो, मम्मी का ध्यान रखते हो, ये सब चीजें क्या होगी? डेमोक्रेटिक फैमिली। उसके बाद यही देखो, इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है, ये सारे एग्जांपल समझ में आया कि जैसे चाइना में इलेक्शन जो है वो डो नॉट, इलेक्शन होते थे लेकिन पीपल को चॉइस नहीं मिलती थी बिकॉज एक ही पार्टी थी। मैक्सिको में आपको क्या समझ में आया? कि वहां पर कोई ऐसी रूलर पार्टी थी ही नहीं जो हारती हो। तो वहां पर भी इलेक्शन होते थे लेकिन सही तरीके से नहीं होते थे, डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करती थी पीआरआई पार्टी। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री और फेयर, पूरा आजादी मिले आपको चूज करने की, किसको चूज करना है। और जो करंट पावर में है उसके पास भी चांस हो हारने का। हारने का तब चांस होगा ना जब दो पार्टी में इलेक्शन होगा कम से कम। मान लो एक पीआरआई पार्टी है, साथ में एक मना दी एमआरआई। अब पीआरआई पार्टी हार तब सकती है ना जब एमआरआई जीत सके। लेकिन अगर पार्टी एक हो तो क्या होगा? जीती एक ही, यही पार्टी जीतेगी। तो वो कह रहा है इसलिए होना चाहिए। अगला फीचर होता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। मतलब क्या है? कि डेमोक्रेसी में हमने समझा पहले कि भैया जिसको हमने चुना उसके वो पावर होनी चाहिए, पाकिस्तान के एग्जांपल से। फिर हमने समझा कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री और फेयर होने चाहिए, यानी कि पूरा आजादी मिले चूज करने की। फेयर का मतलब हो गया गलत इस्तेमाल ना करो, मतलब गलत तरीके से आप पावर में ना हो, डर्टी ट्रिक इस्तेमाल ना करो जो मैक्सिको में करा था। उसके बाद ये है कि क्या जो हमने पढ़ा था चौथा, जो डेफिनेशन में आप ध्यान से देखो, पीपल। पीपल को हमने पढ़ा था ना, पीपल अब कैसे होना चाहिए? क्या हर एक पीपल को राइट टू वोट होगा? और पीपल को कैसे मिलेगा राइट टू वोट? उससे पहले आप देखो एक कार्टून, जैसे हमने मैक्सिको कहानी पढ़ी थी अभी, मैक्सिको चाइना की। एक सीरिया की कह रहा है कि सीरिया एक स्मॉल वेस्ट कंट्री है, क्या वो कह रहा था कि कार्टून जिसमें कह रहा था कि देखो एक एक पार्टी का मेंबर है, वो अलाउ नहीं कर रहा डेमोक्रेसी को। तो पहले देखो इसके कार्टून का मतलब क्या है। ये कह रहा है कि हाँ चाइना और मैक्सिको में अप्लाई हो सकता है बिकॉज चाइना में भी डेमोक्रेसी सही है ही नहीं, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर, और वो किसी को इलेक्शन लड़ने देती ही नहीं है ना। मैक्सिको में इलेक्शन होते रहते हैं लेकिन वहां पर भी पीआरआई पार्टी खाली। 2000 तक तो सिर्फ पीआरआई पार्टी जीतती थी, तो वहां वो डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करती थी। और ये जो क्राउन ऑफ लीव है डेमोक्रेसी में, आप देखो ये क्या इन्होंने क्राउन ऑफ लीव लगा रखी है। इसका मतलब क्या है? क्राउन ऑफ लीव जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है सिंबॉलिक डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे जो डेमोक्रेसी है वो बहुत सिंबॉलिक। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक ऑफ डेमोक्रेसी बट थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस ओनली वन पार्टी रूल बाय अडॉप्टिंग टेक्टिक्स कीपिंग अदर फॉर ऑपोजिशन अवे फ्रॉम। तो ये कार्टून ये कह रहा है, यानी कि डेमोक्रेसी में सब लोगों को मौका मिलना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस की वजह से उन्होंने क्या करा? सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही है। तो एक कार्टून में डिबेट यही कर रहा है कि जैसे कि आपने डेमोक्रेसी को किस तरीके से नकार दिया, बाथ पार्टी जो सीरिया में है, तो इसलिए ट्रू डेमोक्रेसी वहां पर नहीं सस्टेन हो पाई। ठीक है, एक ही पार्टी रूल कर, तो ये चीज दिखाई। तो समझ ले ये बात। उसके बाद आपने यहाँ पर, अगर ये हमने समझ, अब देखो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का मतलब क्या है? इसका यही तो मतलब है कि हर एक पर्सन को एक वोट दिया जाए और एक वोट की उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अब पर्सन कौन सा होना चाहिए? ऐसा पर्सन जो अडल्ट सिटीजन है। अडल्ट सिटीजन मतलब 18 साल
का कम से कम होना चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स या उससे ज्यादा उम्र का होना चाहिए उस पर्सन को, हर एक पर्सन को, बाकी उस पर्सन 18 साल के हर एक पर्सन को एक एक वोट मिलेगा, अधिकार मिलेगा कि हर एक पर्सन एक वोट डाल सकता है, और उसकी एक वोट की एक वैल्यू मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे बहुत पिछड़ा हुआ क्यों ना हो, ये नहीं कि उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू जरूर मानी जाएगी। उसका एग्जांपल दे रखे, जैसे कि 2015 में सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट टू वोट था ही नहीं, सो 2015 तक, उसके बाद मिला। उसके बाद आप ध्यान से देखो, एस्टोनिया, एस्टोनिया बेसिकली नॉर्दर्न यूरोप में एक कंट्री है। तो एस्टोनिया में भी वो कह रहा है कि जो रशियन माइनॉरिटी के वहां लोग थे, वहां पर भी राइट टू वोट उसको नहीं था, डिफिकल्ट होता था बहुत राइट टू वोट डालने में। फिजी भी है, एक फिजी आइलैंड है, वहां पर बेसिकली क्या था, फिजी में भी जो इंडिजिनियस फिजी के लोग थे उनकी ज्यादा वैल्यू होती थी, यानी कि जो फिजी के रहने वाले लोग हैं उनको ज्यादा वैल्यू होती थी। अगर वहाँ इंडियन फिजियन है, उनके पास वैल्यू ही नहीं है वोट की। यही तो हमने समझा कि वोट की तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, बट वहाँ इंडियन फिजी की कोई वोट की वैल्यू नहीं है, वोट डालते रह गए, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया कि डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन, जो अडल्ट सिटीजन है, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, और ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ठीक है, और उसके वोट की एक एक वैल्यू होनी चाहिए। समझ गए? ये है। तो समझ आ गई बात, ये चीज थी। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक एक डायग्राम भी बना हुआ है। ये डायग्राम क्या कह रहा है, ध्यान से देख, पढ़ो उसको, डायग्राम को। तो देखो ये डायग्राम कह रहा है, ये जो फीजी आइलैंड है, वैसे कि मैं बता दो ये यूएसए का ही पार्ट है, फीजी आइलैंड। ठीक है, ये यूएसए का ही पार्ट माना जाता है। देखो ये डायलॉग में क्या कह रहा है, ये कार्टून में क्या कह रहा है कि वन मैन वन वोट है ना, ये दिखा रहे हैं सारे। आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज वन मैन एंड वन वोट। वो कह रहा है कि देखो, कार्टून कह रहा है कि एक इराकी इलेक्शन में आफ्टर सदम हुसैन रिजीम, वहां पर एक सदम हुसैन रिजीम था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ही इज शोन बिहाइंड द बार्स, व्हाट इज द कार्टून सेइंग हियर। वो कह रहा है, कार्टून क्या कह रहा है, कंपेयर द मैसेज विद फर्स्ट कार्टून, जो पहला कार्टून था इस चैप्टर में, वो कह रहा है कि उसके साथ कंपेयर करो। ठीक है भाई, कंपेयर कर लेते हैं। देखो वो कह रहा है, देखो इस कार्टून में पहले क्या कह रहा है कि हाउ अ डिक्टेटर, डिक्टेटर एक कैसे वन पर्सन वन वोट को छीन लेता है। डिक्टेटर क्या कहता था सदाम हुसैन, वन वोट इज इक्वल टू वोट ऑफ एवरी पर्सन एंड वन मैट इज इक्वल टू ही। और मतलब वन वन पर्सन जो था, वो एक ही अपने आप को, सदाम हुसैन ही कहता था अपने आप को कि मैं ही हूं, मैं ही वोट डालूंगा। लेकिन पीपल के लिए क्या है, वन वोट इज इक्वल टू वोट ऑफ अ पर्सन, और वन मैन का मतलब द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, कोई भी बंदा हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वन मैन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ वही बंदा, बल्कि कोई भी बंदा हो सकता है, कैंडिडेट अपनी चॉइस से। कार्टून इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट कार्टून, जहां पर आपने कार्टून पहला देखा था, जहां पर यूएस आर्मी पर्सोनल, जहां पर यूएस आर्मी जो पर्सोनल है एलिवेटिंग द प्रोसेस टू फॉर्म अ डेमोक्रेसी इन इराक, जो पहला आपने देखा था कार्टून, देखो यहाँ पर ये वाला एक तो था। ठीक है, लैटिन अमेरिका वाला। ठीक है, तो ये कार्टून देखा था आपने लैटिन अमेरिका का। ठीक है, जहां पर आप देख रहे हो कि यूएस आर्मी पर्सोनल जो है, अब डेमोक्रेसी का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एलिवेटिंग द डेमोक्रेसी प्रोसेस इन इराक। ठीक है, बट इन दिस कार्टून द मैसेज दैट डेमोक्रेसी इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यूएस आर्मी जो है वहां डेमोक्रेसी जो प्रोसेस फॉर्म कर रही थी इराक के अंदर, वो पहला कार्टून दिखा तो कौन सा है पहला कार्टून? देखो ये पहला कार्टून है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें जो यूएस, इराक में क्या था, यूएस आर्मी पर्सोनल थी, वो डेमोक्रेसी को वहां पर लगा रही थी। मतलब इस कार्टून में क्या दिखा रहा था, कि ये कार्टून में दिखा रहा था कि वहां पर बेसिकली डेमोक्रेसी, देखो मिलिट्री फोर्सेस है वहां पर इराक में, वो किसकी अंडर है, यूएसए के साथ में, यूएसए के अंडर है। तो वो क्या कर रहे थे, अपने आप को डेमोक्रेसी वहां पर लगा रहे थे, कि वहां जब पार्टी में इलेक्शन होने वाले थे 2005 में। ठीक है, देखो
ये लिखा हुआ 2003 में क्या करा था, नाटो फोर्सेज यानी कि जो अमेरिका की फोर्सेज है उन्होंने इराक को ऑक्यूपाई कर रहा था। तो पहला मल्टी पार्टी इलेक्शन और था 2005 में। तो वो अपने आप को डेमोक्रेसी में दिखा रहे थे कि हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये देखो ऐसे फिगर थी। तो लेकिन इस वाले जो था, ये वाला जो सीरिया वाला है, ये सीरिया वाला नहीं सॉरी, ये वाला जो कार्टून है, ये कार्टून में दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बस हमने क्या करा, सदम हुसैन को बाहर निकाला ताकि 1% वन वोट आ जाए। समझ आ गई बात। उसके बाद अगला लास्ट है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसका मतलब क्या है कि हमने समझा कि डेमोक्रेसी में देखो चार, मैं दोबारा रिकॉल करवाता हूँ पीछे आपको। ये समझ लिया रूलर्स कैसे होने चाहिए। रूल ऐसे होने चाहिए कि जिसको हमने चूज करा, ठीक है, तो हमने समझा कि भाई रूलर्स जो है वो अगर हमने इलेक्ट करे तो डिसीजन वही लेंगे। फिर हमने समझा इलेक्शन के बारे में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, घपलेबाजी ना हो, और हमारी चॉइस मिले, एक ही पार्टी ना हो कम। पीपल को समझा कि 1% वन वोट वन वैल्यू। अब लास्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जहां पर रूल ऑफ लॉ हो। देखो यही है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून सबके लिए बराबर हो, ठीक है, एवरीवन। तो यहां पर कह सकते हो कि यहां पर इक्वालिटी इन लॉ, लॉ की नज़र में सब इक्वल होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना, ठीक है। चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप बड़े आदमी हो, छोटे हो, लॉ कानून सबके बराबर हो। और राइट्स यानी कि सिटीजन के जो अधिकार है वो नहीं आपने छीनने। उसका एग्जाम्पल आप बता रखा है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है, देखो जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस अचीव करी थी। वाइट माइनॉरिटी रूल वहां पर था, वाइट और ब्लैक के बीच भेदभाव होता था ना वहां भी, क्योंकि जिम्बाब्वे आपको पता है कहाँ है, ठीक है, वहां साउथ, अब साउथ अफ्रीका में तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में होता ही था भेदभाव। तो 1980 में उन्होंने इंडिपेंडेंस पाई। वहां पर जानू पीएफ पार्टी थी जो कि रूल करती थी। उसके लीडर थे रॉबर्ट मोगबे। वो बेसिकली जब से आजाद हुई थी वो पार्टी, तब से वही रूल कर रही थी पूरी कंट्री में। इलेक्शन होते रहते थे, जानू पीएफ पार्टी जीतती थी, और प्रेसिडेंट मोगबे बहुत पॉपुलर थे उस समय। अनफेयर प्रैक्टिस यूज करते थे, गलत इस्तेमाल करते थे इलेक्शन में। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, साथ ही साथ संविधान को बदल दिया, अपनी पावर बढ़ा दी प्रेसिडेंट की और ज्यादा, और अकाउंटेबल कम कर दिया, अपने आप को आंसरेबल कम कर दिया। ओपोजिशन पार्टी वर्कर को हरास करती थी, परेशान करती थी, मीटिंग को डिस्टर्ब करती थी, पब्लिक प्रोटेस्ट करने से मना कर देती थी, ठीक है। जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट और जो भी प्रदर्शन गवर्नमेंट खिलाफ होगा उसको इलीगल कह देती थी। तो ये सीन था। टेलीविजन रेडियो कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट खुद ही, कि भाई उसके खिलाफ कोई ना बोले। न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट होते थे उसके। गवर्नमेंट जो है हरास करती थी जर्नलिस्ट को जानबूझ के कि भाई मेरे खिलाफ कुछ ना बोलो। गवर्नमेंट इग्नोर कर देती थी कोर्ट की जजमेंट को, कोर्ट देता रहे कुछ भी। फिर उसने अपने मजबूरी में आके 2017 में अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ गया। तो ये जो जिम्बाब्वे का एग्जांपल है, ये आपको समझ में आ रहा है कि वहां पर बेसिकली डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। क्योंकि वहां पर बेसिकली बहुत सारी चीजें जो है, इलेक्शन एक तो फेयर नहीं होते, इलेक्शन में चॉइस नहीं देते आपको, है ना। सबसे बड़ी बात, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में बदल दिया। संविधान में जो आपको कहा गया है, अगर वो आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही रूल ऑफ लॉ है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो देखो, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये लिखा है, एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ये चीज बहुत होनी चाहिए जरूरी, लेकिन ये चीज आपने करी नहीं। उसके बाद दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। एक तो रूल ऑफ लॉ आपने हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। दूसरा, अपने राइट्स को, जो सिटीजन के राइट्स है, यानी कि टेलीविजन पे खुला दिखाना, अपनी आजादी होनी चाहिए। प्रदर्शन करना आपकी आजादी है, टेलीविजन पे दिखाना कुछ भी आपकी आजादी है। तो ये राइट्स को आपने बंद कर दिया, है ना। ये राइट्स को आपने बंद कर दिया, जुडिशरी के ऑर्डर को आप मान नहीं रहे। तो ये सिचुएशन की वजह से वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां नहीं मानी जाती, ठीक है। तो इसलिए एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो आपको एक रूल को फॉलो करना है, यानी कि कंसल्टेशन फॉलो करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अपनी अपनी राइट्स को समझना है। आप अकाउंटेबल होने चाहिए, पीपल, नॉट ओनली टू पीपल, बल्कि अपने खुद के इंडिपेंडेंट ऑफिशियल जो भी आपकी गवर्नमेंट के लोग हैं
उनके लिए भी। लेकिन अगर आप पावर को घटा दोगे, जैसे जिम्बाब्वे ने क्या, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके पावर को ही घटा दिया, तो ये सही नहीं है। ठीक है। इसीलिए लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एक गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लास्ट वही था ना कि गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कह रहा है कैसी होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो उसमें कहा पावर आपकी इतनी है तो उसके हिसाब से होनी चाहिए। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदलना, तभी वहां रूल ऑफ लॉ है, तभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वरना अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अपने सिटीजन के राइट्स को बचा के रखना है, क्योंकि अगर सिटीजन के राइट नहीं होगे, खुली आजादी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नहीं, वो आपने बंद कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। समझ गए बात को। उसके बाद अब मैं यहाँ पर कार्टून कुटून देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ये। जैसे कि आपकी लड़की कह रही है, वाई वी टॉक अबाउट जिम्बाब्वे, आई रीड सिमिलर रिपोर्ट फ्रॉम मेनी पार्ट ऑफ कंट्री, वाई डोंट। वो कह रहा है कि जिम्बाब्वे को ही कहानी क्यों पढ़ रहे हैं भाई, और कोई कहानी नहीं मिलेगी आपको। तो एक कार्टून कह रहा है कि जो पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक है। अगर गुड मेजोर अगर हम उसको चूज करते हैं कई बार, ठीक है। वो क्या, रॉबर्ट मुगबे, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर है वहां का, उसने अनफेयर प्रैक्टिस यूज करी। वो कह रहे कि मतलब जिम्बाब्वे की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वहां रॉबर्ट मुगबे बहुत पॉपुलर लीडर था। जिस तरीके से उन्होंने अनप्रैक्टिस यूज करी थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, लोगों को प्रदर्शन करने से मना कर दिया था इस तरीके से, और वहां सिंगल पार्टी रूल्स करती थी। ठीक है। और बेसिकली वही चीज है, जैसे हमारे कंट्री में देखा जाए तो एक सिंगल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने बहुत सालों तक रूल करा था। वहां पर भी ओपोजिशन पार्टी जो है इनइफेक्टिव थी बहुत सालों तक। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी उस चक्कर में ही, बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट को ही हटा देता। हमारे फंडामेंटल राइट थे, इमरजेंसी नहीं लगानी थी किसी ने भी। ओपोजिशन पार्टी लीडर को ही दबा के रखते थे वो, बहुत जगह जो जेल डाल देते थे उनको। तो हमारे यहाँ भी यही हाल था। वो कह रही है जिम्बाब्वे की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसका मतलब कहना चाह रही है हमारी कंट्री में भी तो ये होता था। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी कंट्री में बहुत बार ये हो चुका है। तो इसलिए अपनी कंट्री के बारे में डिस्कस करना चाहिए, यही वो कह रही है। उसके बाद देखो ये फोटो बनी हुई थी ये, है ना। आप देखो, डू नॉट इविल, ये देखो किस तरीके से यहाँ पर ये मिलिट्री का रूल है, याहू, गूगल, जिसको ये दिखा रहे हैं। तो ये कार्टून क्या कह रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय द। चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या करा, गूगल और याहू जैसी वेबसाइट को, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यहाँ पर नहीं होगा। और ये जो इमेज ऑफ टैंक है, या जो अनआर्म्ड स्टूडेंट है, वो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंड द रीडर ऑफ अनदर इवेंट इन रिसेंट चाइनीज हिस्ट्री। ये जो टैंक मैन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से। द कार्टून इज शोइंग द फेमस टैंक मैन हु स्टूड द वे ऑफ टैंक्स मूविंग टू डिस्पेल एंड ब्रिटली क्रश द डेमोक्रेसी मूवमेंट। जो स्टूडेंट के द्वारा जो डेमोक्रेसी चलाई जा रही है, ये जो टैंक है स्टूडेंट को मारना चाहता है, ये दिखा रहे हैं इसके अंदर। स्टूडेंट क्या करता है, गूगल और याहू पे जाके क्या करता है, सर्च मारता है, और इन्होंने हटा दिया। ये टैंक के थ्रू बता रहे हैं वो। इन अप्रैल 1989 द डेथ ऑफ हु याओ बेंग, एक लिबरल रिफॉर्मर था, कॉज अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट। एक किसी की डेथ हो गई थी, हाउ याओ बेंग, और इसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा पागल हो गए थे। उन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया जगह जगह पे बीजिंग में। इट वॉज लार्जली अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट ही है जो प्रदर्शन करते थे बार बार कि भाई हमें आजादी दो कुछ भी बोलने की, आप तो बोलने का मौका नहीं दे रहे हमें। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ब्रुटली, बड़े ही बेरामी से इस मूवमेंट को बंद कर दिया। इवन टुडे 4 जून 1989 इज द डेट दैट चाइनीज गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ गैदरिंग द। आज भी कह रहा है कि आज का मतलब यहाँ पर कह रहा है 4 जून 1989 को, उस समय भी एक जगह है तेनेमे स्क्वायर, वहां पर भी लोग गैदर कर रहे थे, वहां भी मना कर दिया। तो ये दिखा रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट देखो किसी को भी अलाउ नहीं करती, फ्रीडम नहीं है वहां, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। गूगल और याहू जैसी वेबसाइट को बंद कर दिया वहां। उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखो समरी डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लेना आराम से, क्या लिखी हुई है कि भाई डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर इलेक्टेड बाय पीपल। लेकिन रूलर जो है, रूलर के पास मेजर डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए, इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए, चॉइस मिलनी चाहिए। उसके बाद दे दस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, जो चॉइस मिलेगी लोगों को, पीपल कैसे होने चाहिए, हर एक को बराबर का अधिकार मिले जो अडल्ट सिटीजन है। और उसके बाद जो चॉइस मिल गई, और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अकॉर्डिंग ही चले, अपनी पावर को बढ़ाए ना, सिटीजन के राइट को रिस्पेक्ट करे।
समझ गए? उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।